सोचो, आप किसी के लिए एक पूरी जंग लड़ते हो, उनके आज़ादी के वादों पर यकीन करके, और जब जंग खत्म होती है तो बदले में क्या मिलता है? धोखा। वर्ल्ड वॉर वन के बाद इंडिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आज़ादी तो दूर की बात, उन पर जुल्म और बढ़ गए, और इसी धोखे से एक ऐसी लहर उठी जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। यही कहानी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, जिसे आज हम एक्सप्लोर करेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। 13 लाख से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश के लिए लड़े। उन्हें लगा कि इस वफादारी का कोई इनाम मिलेगा, पर मिला क्या? रिवॉर्ड तो छोड़ो, उन्हें मिली डबल महंगाई, नए नए टैक्सेस और आज़ादी छीनने वाला एक काला कानून, द राउलेट एक्ट। वॉर तो खत्म हो गई, पर आम हिंदुस्तानी के लिए असली मुश्किल तो अब शुरू हुई थी। तो इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर के बाद मिला धोखा, फिर गांधी जी का नया रास्ता सत्याग्रह, उसके बाद कैसे हिंदू और मुसलमान एक साथ आए, और आखिर में हम समझेंगे कि स्वराज शब्द का अलग अलग लोगों के लिए क्या मतलब था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एक्ट से, वर्ल्ड वॉर और धोखा। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक विश्व युद्ध का अंत इंडिया के लिए शांति नहीं, बल्कि एक नए और बड़े संघर्ष की शुरुआत बन गया। पहले तो इस नंबर को देखिए, 13 लाख से भी ज्यादा। जस्ट लेट दैट सिंक इन। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। फ्रांस के ठंडे ट्रेंचेस से लेकर मेसोपोटामिया के गर्म रेगिस्तान तक हर जगह इंडियन सोल्जर्स ने एम्पायर के लिए अपना खून बहाया। इतना बड़ा सैक्रिफाइस, तो बदले में रिवॉर्ड की उम्मीद करना तो बनता है, राइट? और ये चार्ट ना पूरी कहानी बता देता है कि जंग की असली कीमत किसने चुकाई। देखो कैसे 1914 के बाद डिफेंस पर खर्चा आसमान छूने लगा। तो ये सारा पैसा ये आया कहां से? हमसे और आपसे। कस्टम ड्यूटीज डबल कर दी गई, नया इनकम टैक्स लगा दिया गया। सोचो, आपकी रोज की चीजें, नमक, कपड़े, सब कुछ अचानक से सुपर एक्सपेंसिव हो गए। सारी जंग का बोझ आम हिंदुस्तानी पर डाल दिया गया था। और जब सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद इंडियंस को लगा कि अब कुछ अच्छा होगा, उन्हें सुधार मिलेंगे, तब आया सबसे बड़ा धोखा, द रॉलेट एक्ट। इसको ब्लैक बिल यानी काला कानून कहा गया, और बिल्कुल सही कहा गया। बेसिकली इस कानून ने पुलिस को पावर दे दी कि वो किसी को भी बिना किसी सबूत के 2 साल तक जेल में बंद कर सकती थी। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये तो आज़ादी के वादे का सीधा सीधा गला घोटना था। इस एक्ट के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। अमृतसर में 10 अप्रैल को पुलिस ने एक शांत जुलूस पर गोली चला दी, जिससे माहौल और गर्म हो गया। फिर आया 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन। बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में शांति से प्रोटेस्ट करने और त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में क्या होने वाला है। तभी जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचा, बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बंद करवाया और बिना किसी वार्निंग के उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया। इस घटना ने अंग्रेजी न्याय पर से इंडिया का भरोसा बिल्कुल तोड़ दिया। पूरे देश में आग लग गई। स्ट्राइक्स, झड़पें, सरकारी बिल्डिंग्स पर हमले होने लगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्से में अपना नाइटहुड का टाइटल भी लौटा दिया। इतना वायलेंस देखकर गांधी जी को लगा कि देश अभी तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। लेकिन अब एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, अब पुराने तरीकों से आज़ादी नहीं मिलने वाली थी। तो अब आते हैं हमारे एक्ट 2 पर। जलियांवाला बाग के उस अंधेरे के बाद एक नई उम्मीद की किरण दिखी। ये उम्मीद आई महात्मा गांधी के साथ, जो 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, और वो अपने साथ इस लड़ाई के लिए एक नया तरीका, एक नया हथियार लाए थे। और वो हथियार था सत्याग्रह। देखो, इसका मतलब सिर्फ शांत बैठना नहीं है, इट्स मच मोर एक्टिव। इसे ट्रूथ फोर्स कहते हैं। आइडिया बहुत सिंपल पर पावरफुल है कि अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो तो आपको फिजिकल फोर्स यानी ताकत की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई ही आपकी ताकत है। आपको सामने वाले के दिल और जमीर को जीतना है, ना कि उसे जबरदस्ती हराना है। और ये कोई ऐसी वैसी थ्योरी नहीं थी। गांधी जी ने इसे इंडिया आने के बाद ऑलरेडी टेस्ट कर लिया था, एंड इट वर्कड। पहले 1917 में चंपारण के किसानों के लिए, फिर उसी साल खेड़ा गुजरात के किसानों के संघर्ष में, और 1918 में अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के साथ। हर बार सत्याग्रह सक्सेसफुल साबित हुआ था। तो इससे फर्क क्या पड़ा? वाई वॉज दिस सच अ गेम चेंजर? क्योंकि सत्याग्रह ने आज़ादी की लड़ाई को हर आम इंसान की लड़ाई बना दिया। अब अंग्रेजों का विरोध करने के लिए आपको बंदूक की जरूरत नहीं थी। एक स्टूडेंट, एक किसान, एक औरत, कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे हर कोई कहीं से भी लड़ सकता था।
ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू एक्ट 3, एक साथ एक आवाज। तो अब तक क्या हो चुका था? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की वजह से गुस्सा था, सत्याग्रह का एक नया रास्ता भी मिल गया था। अब जरूरत थी पूरे देश को एक साथ एक सुर में लाने की, और गांधी जी को इसके लिए एक सुनहरा मौका दिखा। और ये मौका मिला खिलाफत इशू से। हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की का ऑटोमन एम्पायर हार गया, और उनके जो स्पिरिचुअल लीडर थे, तकेलीफ या खलीफा, उन पर अंग्रेजों ने बहुत सख्त ट्रीटी लगा दी। इससे नेचुरली दुनिया भर के मुसलमान और खासकर इंडिया के मुसलमान बहुत नाराज थे। तो यहाँ दो अलग अलग गुस्से की नदियां बह रही थीं। एक तरफ हिंदू थे जो जलियांवाला बाग से गुस्से में थे, दूसरी तरफ मुसलमान जो खिलाफत इशू पर नाराज थे। गांधी जी ने यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने इन दो अलग अलग धाराओं को एक साथ मिला दिया। उनका कहना सिंपल था, जब दुश्मन एक है तो लड़ाई अलग अलग क्यों? उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का एक जरिया देखा। और यूनाइटेड फ्रंट का हथियार बना नॉन कोऑपरेशन। इसके पीछे का आइडिया इट्स एक्चुअली माइंड ब्लोइंगली सिंपल। गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा था कि ब्रिटिश यहाँ इसलिए नहीं है कि वो पावरफुल हैं, वो यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम इंडियंस उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे वकील उनकी अदालत में, हमारे बच्चे उनके स्कूल में। अगर हम सब बस उन्हें कोऑपरेट करना बंद कर दें तो इसके लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया गया। स्टेप 1, सरकारी टाइटल्स और अवार्ड्स लौटा दो। स्टेप 2, कंप्लीट बॉयकॉट यानी बहिष्कार। सिविल सर्विसेज, पुलिस, कोर्ट, स्कूल्स और सबसे इंपॉर्टेंट विदेशी सामान सबको बहिष्कार करो। स्टेप 3, स्वदेशी को अपनाओ यानी अपने देश में बनी चीजों खासकर खादी का इस्तेमाल करो। और आखिरी स्टेप, अगर अंग्रेज इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करें तो एक फुल फ्लेज्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दो। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग एक्ट पर, सबका अपना स्वराज। 1921 में ये मूवमेंट शुरू हुआ, पूरे देश में पूरे जोश के साथ। पर यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। नारा तो एक ही था, स्वराज, लेकिन हर इंसान के लिए इस एक शब्द का मतलब बिल्कुल अलग था। स्वराज लिटरली सेल्फ रूल, खुद का राज। पर गांधी जी के लिए इसका मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था। इट वेंट मच मच डीपर। ये था अपनी कमजोरियों से आजादी, दूसरों पर निर्भर होने से आजादी, एक ऐसी स्थिति जहां हर गांव, हर इंसान आत्मनिर्भर हो। पर यही वो पॉइंट है जहां यूनिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसको ऐसे सोचो, जैसे पूरा परिवार एक आजादी ट्रिप पर जा रहा है। सब लोग एक ही गाड़ी में हैं, पर सबके दिमाग में डेस्टिनेशन अलग अलग है। शहरों के मिडिल क्लास के लिए स्वराज का मतलब था अंग्रेजी शासन का अंत। गांव के किसानों के लिए स्वराज था बड़े हुए लगान और बेगार, यानी बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाने से मुक्ति। और बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों से आजाद होकर अपने घर वापस जाने की आजादी। चलो यहां एक सेकंड के लिए रोकते हैं, पॉज एंड थिंक। इमेजिन करो आप आसाम के एक टी गार्डन में काम करते हो। आपको बिना परमिशन के गार्डन से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जब आप सुनते हो कि गांधी राज आ रहा है, तो आपके लिए आजादी या स्वराज का असली मतलब क्या होगा? इट्स अ वेरी पावरफुल थॉट, इजंट इट? तो ये जो अलग अलग आवाजें थीं, अलग अलग मतलब थे, इनकी वजह से प्रॉब्लम्स भी हुई। और फिर फरवरी 1922 में वो लहर टूट गई। यूपी के चौरी चौरा में एक प्रोटेस्ट ने हिंसा का रूप ले लिया और गुस्से में भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। गांधी जी इस खबर से हिल गए। उनके लिए अहिंसा यानी नॉन वायलेंस सबसे ऊपर था। इट वॉज अ डील ब्रेकर। और उन्हें लगा कि लोग अभी एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए उन्होंने मूवमेंट वापस ले लिया। तो क्या इसका मतलब है कि मूवमेंट फेल हो गया? बिल्कुल नहीं। स्वराज उस वक्त भले ही ना मिला हो, पर उससे भी बड़ी एक चीज पैदा हुई, और वो थी नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की आग। अब अलग अलग शहरों के अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग परेशानियों वाले लोग सब ये महसूस करने लगे थे कि वो एक हैं, एक देश हैं, और उनका दुश्मन भी एक है। और आखिर में यही इस मूवमेंट की सबसे बड़ी जीत थी। जैसा गांधी जी ने कहा था, हमारी असली खूबसूरती और हमारी असली परीक्षा इसी बात में है कि हम इतने अलग अलग होकर भी एक हो पाते हैं या नहीं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहली बार था जब पूरे इंडिया ने एक साथ मिलकर इस यूनिटी को ट्राई किया था। तो जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब एक पूरा देश आज़ादी के लिए लड़ता है, तो ये अलग अलग आवाज़ें और अलग अलग सपने उस मूवमेंट को ताकत देती हैं क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, या फिर उससे कमज़ोर करती हैं क्योंकि सब अलग अलग दिशा में खींचने लगते हैं? नॉन कॉपरेशन की कहानी हमें बताती है कि शायद इसका जवाब है